हर एक हजारों साल गॉड्स वल्हला में इकट्ठे होते हैं ताकि इंसानियत का भविष्य तय कर सकें। एक ऐसी ही मीटिंग अब फिर से शुरू हो चुकी है। सभी गॉड्स इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इंसानों ने पृथ्वी के समुद्रों और ज़मीनों को बर्बाद कर दिया है, इसलिए वे सब मानवता को ख़त्म करने के पक्ष में वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही फैसला सुनाया जाने वाला होता है, तेरह वैल्किरी डेमीगॉड्स में से एक, जिसका नाम ब्रूनहिल्ड है, गॉड्स को एक ऑफर देती है। वह इस मामले को एक अलग तरीके से सुलझाने का सुझाव देती है और रैग्नारॉक का प्रस्ताव रखती है। इंसानों और गॉड्स के बीच एक पर एक मुकाबला। हर तरफ से 13 चैंपियंस चुने जाएंगे और अगर मानवता 7 राउंड जीत जाती है तो गॉड्स उन्हें अगले 1 साल तक जीने देंगे। सभी गॉड्स हंसने लगते हैं क्योंकि वे इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आखिरकार वे ब्रूनहिल्ड के आइडिया से सहमत हो जाते हैं। ब्रूनहिल्ड मानवता की प्रतिनिधि है। उसे 7 मिलियन सालों के मानव इतिहास में से 13 सबसे ताकतवर इंसानों को चुनना है। जल्द ही इंसानों और रैग्नारॉक के गॉड्स के बीच महान लड़ाई शुरू हो जाती है। गेम के नियम बहुत सिंपल हैं। इंसान और गॉड आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पहले राउंड में जिस गॉड को चुना जाता है वो है थॉर, गॉड ऑफ थंडर, जो सबसे ताकतवर नॉर्स गॉड हैं। लेकिन फिर भी ब्रूनहिल्ड को अपने चुने हुए इंसान पर बहुत भरोसा है। वह एक मशहूर चीनी योद्धा को बुलाती है जो मानव इतिहास का एक हारा हुआ चैंपियन है। उसका नाम लूबू है। पहला राउंड शुरू होता है और वे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, बिना यह जाने कि दूसरा कैसे हमला करेगा। थॉर और लूबू की लड़ने की स्टाइल एक जैसी है और वे दोनों अपने दुश्मनों को एक ही वॉर में हराने के लिए जाने जाते हैं। वे दोनों हमला करते हैं। थॉर हैमर अटैक का इस्तेमाल करते हैं और लूबू इस सहने के लिए हाउल का इस्तेमाल करता है। तभी थॉर अपनी डिवाइन लाइटनिंग पावर एक्टिवेट करते हैं, जिसमें वह हमला करने के बाद अपना पूरा शरीर पीछे की तरफ झुका देते हैं, जिससे सभी को लगता है कि वह जीत गए हैं। अचानक लूबू धुएं से बाहर आता है और थॉर को घायल कर देता है। गॉड्स हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान का हथियार एक गॉड को भी घायल कर सकता है। लेकिन पता चलता है कि मैच शुरू होने से पहले 13 वैल्किरी डेमीगॉड्स ने मिलकर मानवता के प्रतिनिधियों के लिए हथियार बनाए थे। ये डेमीगॉड्स खुद को इंसानों के लिए हथियारों में बदल लेते हैं ताकि वे गॉड्स के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें। इन्हें डिवाइन वेपन्स कहा जाता है। लूबू चौथी वाल्किरी, जिसका नाम रेंडगर है, का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके पास एक गॉड के कवच को तोड़ने की शक्ति है। लूबू फिर इस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करके थॉर के दस्ताने वाले कवच को नष्ट कर देता है। इसके बाद हथौड़े के अंदर से एक धड़कने की आवाज़ आती है। थॉर अपने दस्तानों का इस्तेमाल अपनी पूरी ताकत को सील करने और अपने ही हथौड़े को कुचलने से रोकने के लिए करते थे। दस्ताने हटाने के बाद थॉर अब गंभीर हो जाते हैं क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से हथौड़े को लूबू पर फेंकते हैं, लेकिन लूबू इसे डॉज करके काउंटर अटैक करता है। हथौड़ा थॉर के पास वापस लौट आता है, लेकिन एक बार फिर लूबू उसे डॉज कर देता है। हालांकि थॉर के हथौड़े का वापस लौटना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि वह गरोड नाम की स्किल को एक्टिवेट कर सकें। वह गरोड का इस्तेमाल करते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तब सभी गॉड्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि लूबू का बच पाना नामुमकिन होना चाहिए, लेकिन लूबू उनके हमले को रोक देता है। हालांकि इस बार जब उसने इसे रोका तो लूबू की टांगें टूट गईं क्योंकि इंसान का शरीर इतना दबाव नहीं सह सकता, और यही एक वजह है कि इंसान गॉड्स को नहीं हरा सकते। इस पल में मानवता के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और यहाँ तक कि लूबू भी सोचता है कि उसका वक्त आ गया है। तभी अचानक लूबू का लाल बाल वाला घोड़ा लड़ाई के मैदान में आ जाता है। वह अपनी घायल टांगों की वजह से मुश्किल से घोड़े पर चढ़ पाता है, लेकिन किसी तरह वह लाल बालों वाले घोड़े पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। वह अपनी अल्टीमेट और आखिरी टेक्निक के साथ थॉर के पास जाता है, जिसे उसने कई दशकों की ट्रेनिंग से विकसित किया था। भीड़ लूबू के लिए जयकार कर रही होती है क्योंकि वह अपने आखिरी हमले के लिए जाता है, जिसे स्काई पियर्सर कहते हैं, जबकि थॉर अपनी पूरी ताकत से हथौड़ा फेंकते हैं। लेकिन लूबू की शक्ति एक गॉड के सामने कुछ भी नहीं है और थॉर विजयी दिखाए जाते हैं। हालांकि हारने के बाद भी लूबू नतीजे से खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिला। उसकी सेना युद्ध के मैदान में आती है और थॉर से चिल्लाकर कहती है कि उन्हें भी खत्म कर दें ताकि वे अपने स्वामी के साथ फिर से मिल सकें। तो थॉर उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं और वे सभी हथौड़े से खत्म हो जाते हैं। और अब इंसानियत खत्म होने के एक कदम और करीब है। मानवता की प्रतिनिधि ब्रूनहिल्ड अगले इंसान को बुलाने का फैसला करती है, जिसके नाम के आगे एक खास कोड है। यह दूसरे राउंड का चैंपियन होगा। जैसे ही वह आता है, सारी इंसानियत तुरंत पहचान जाती है कि यह कौन है। यह वही है जो पूरे मानव इतिहास में गॉड से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। यह एक और केवल एडम, मानवता का मूल पूर्वज है। एडम का प्रतिद्वंद्वी जूस है, जो गॉड्स का गॉड है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे राउंड में इतना ताकतवर गॉड भाग लेगा, क्योंकि एडम का मूल प्रतिद्वंद्वी भारतीय गॉड शिवा होने वाला था, लेकिन आखिरी सेकंड में उसे जूस से बदल दिया गया।
जिससे ब्रूनहिल्ड बहुत चिंतित हो जाती है। एडम आत्मविश्वास के साथ युद्ध के मैदान में आते हैं और उन्हें परवाह नहीं होती कि वह किससे लड़ रहे हैं। फिर जूस एक बहुत ही हावी ऑरा के साथ आते हैं और राउंड शुरू होने से पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने शरीर को और मजबूत करने के लिए करते हैं। सातवीं बहन वैल्किरी की राइनलीफ खुद को एडम के हथियार के रूप में पेश करती है। वे आत्माओं को मिलाते हैं और लोग हैरान हो जाते हैं जब वे एडम के हथियार को देखते हैं, जो एक लोहे की मुट्ठी या नकल डस्टर्स है, जिसका इस्तेमाल वह ब्रह्मांड के सबसे पुराने गॉड को हराने के लिए कर सकता है। जूस सबसे पहले हमला करते हैं और वह प्रकाश की गति से एक मुक्का मारते हैं, लेकिन एडम उसे बस डॉज कर देते हैं, जिससे जूस गुस्सा हो जाते हैं। फिर जूस और भी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं और मीटियोर जैब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एडम आसानी से उनके सभी कॉम्बो अटैक्स को डॉज कर देते हैं। लेकिन फिर एडम जूस के ही हमलों का इस्तेमाल करके वापस हमला करते हैं। वह ऐसा अपनी खास क्षमता आइज ऑफ द लॉर्ड का इस्तेमाल करके करते हैं। गॉड्स ने एडम को खुद के एक सही प्रतिबिंब के रूप में बनाया था। एडम माम सी एक, इसलिए एडम उन सभी हमलों की नकल कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल गॉड उनके खिलाफ करते हैं। एडम अब तक की लड़ाई में जूस को उन्हीं के ताकतवर हमलों से मारकर जीत रहे हैं। अचानक जूस हमला करने का तरीका मुक्के से लात मारने में बदल देते हैं। वह एडम के खिलाफ लात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एडम एक बार फिर इसे डॉज करते हैं और इस मूव का इस्तेमाल ज्यूस को गिराने के लिए करते हैं। ज्यूस गुस्सा होने लगते हैं और अपना आखिरी हमला इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था जब वह एक युवा गॉड थे, जो समय को पूरी तरह से रोक देना था। और हम देखते हैं कि सब कुछ रुक जाता है। यह वह डिवाइन पावर है जो समय के सभी कानूनों को चुनौती देती है, लेकिन सभी को हैरानी होती है कि वास्तव में ज्यूस नीचे गिर गए। सभी इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। एडम की डिवाइन रिफ्लेक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। सभी ने सोचा कि यह राउंड एडम की जीत के साथ खत्म हो गया, और जब मानवता जश्न मना रही थी, जूस अचानक फिर से खड़े हो जाते हैं, लेकिन गुस्से में। जूस गंभीर होने लगते हैं, क्योंकि लाखों सालों में पहली बार किसी ने जूस को अपने फाइनल फॉर्म, जिसे अडामास कहा जाता है, को बाहर लाने के लिए मजबूर किया है। लेकिन यह फॉर्म सीमित है, क्योंकि वह इसमें केवल 12 मिनट तक ही रह सकते हैं। जूस सक्रिय रूप से हमला करते हैं, लेकिन एडम इस फॉर्म में भी उनकी नकल करने के लिए आई ऑफ द लॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं और जूस की ही ताकत का इस्तेमाल काउंटर अटैक करने के लिए करते हैं। ऐसा लगता है कि एडम ही जीतने वाले हैं, लेकिन एडम की आंखें ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा गर्म होने लगती हैं, क्योंकि वह आई ऑफ द लॉर्ड स्किल का बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्यूस के लिए वह इस फाइनल फॉर्म में जो भी स्ट्राइक करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए जूस को भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनका शरीर भी अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच रहा है। स्पेक्टेटर लोग की सभी को सूचित करते हैं कि यह अब समय की लड़ाई है, यह देखने के लिए कि किसकी ताकत पहले खत्म होगी। एक और मुक्का मारने के बाद एडम की आंखें अब पूरी तरह से अंधी हो चुकी हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जूस अपनी ताकत से काउंटर अटैक करते हैं। एडम अपनी पूरी कोशिश करते हैं बचाव करने की, क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख सकते थे, और एडम जूस से एक बहुत बड़ा हिट खाते हैं, जबकि पूरी मानवता निराशा में है। एक आवाज़ जो एडम को पुकारती है, और आखिरी पल में मानवता का पिता अपने सभी बच्चों की रक्षा के लिए अब भी दृढ़ है। एडम को उनकी स्थिति में फिर से खड़ा होते देखना एक चमत्कार था। जूस के एक और मुक्का खाने के बाद जूस गिर जाते हैं, लेकिन सभी को पता चलता है कि एडम पूरी तरह से स्थिर खड़े हैं। सभी ने सोचा कि एडम जीत गए थे, लेकिन पता चला कि एडम ने कुछ पल पहले ही अपनी आखिरी सांस ले ली थी जब वह अंधे हो गए थे। लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनकी आत्मा जीवित रही और अपने बच्चों के लिए लड़ती रही। जूस को दूसरे राउंड में विजेता घोषित किया गया। तो 2 मैचों के बाद 2 इंसान और 2 वैल्किरीज मर चुके हैं। मानवता को तीसरा राउंड जीतना होगा। इस पल में ब्रूनहिल्ड को खबर मिलती है कि तीसरे राउंड में प्रतिद्वंद्वी गॉड पोसाइडन होंगे। पोसाइडन जूस के भाई हैं, एक गॉड जो सबसे क्रूर माने जाते हैं, और वह समुद्रों के शासक हैं। ब्रूनहिल्ड के लिए तीसरे राउंड के लिए सही व्यक्ति को चुनना मुश्किल हो रहा था, और तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और कहता है कि वह मानवता का प्रतिनिधित्व करेगा। उसका नाम सासाकी कोजिरो है, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा लूज़र भी कहा जाता है। मौत में भी वह सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनने के अपने रास्ते पर चलते रहे। जब कोजिरो अपनी तलवार निकालता है तो सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि वह एक स्वॉर्ड्समैन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। वह सूर्य के नीचे नंबर 1 हैं। मैच शुरू हुआ, लेकिन वे दोनों बस स्थिर खड़े हैं। कोजिरो मोनोहोशिजाओ का इस्तेमाल कर रहा है, जो वैल्किरी की दूसरी बहन रिश द्वारा बनाया गया डिवाइन वेपन है। पोसाइडन कोजिरो की तरफ देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि वह खुद को उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर मानते थे। वह खुद को ब्रह्मांड के सभी गॉड्स से भी ज़्यादा बेहतर मानते थे। कुछ समय तक उनके खड़े रहने के बाद कुछ गॉड्स को छोड़कर किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था, लेकिन कोजिरो वास्तव में पहले ही पोसाइडन से लड़ चुके थे,
लेकिन अपने दिमाग में और 18 बार लड़ाई हार चुके थे। यह कोजिरो की एक तकनीक है जिसे एक शून्य इमेज ऑफ डिफेंस कहा जाता है, जो उनके दिमाग में उनके प्रतिद्वंद्वी की एक वर्चुअल कॉपी बनाती है, जिससे उन्हें अलग अलग हमले के पैटर्न आजमाने का मौका मिलता है। कोजिरो अब जानते हैं कि अगर वह पहले हमला करने की पहल करते हैं तो पोसाइडन उन्हें तुरंत खत्म कर देंगे। कोजिरो को यकीन है कि वह कैसे भी हमला करे वह पोसाइडन से हार जाएंगे। कई कैलकुलेशंस के बाद कोजिरो फिर भी पहले हमला करने का फैसला करते हैं। जड़ता के नियम लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार जब 200 किमी घंटा की रफ्तार से वार किया जाता है तो तलवार दिशा नहीं बदल पाएगी, लेकिन कोजिरो अलग हैं और सुबामे गेशी नाम की एक खास स्किल का इस्तेमाल करते हैं। सुबामे गेशी का इस्तेमाल करने के बाद पोसाइडन पहली बार एक इंसान की आंखों में देखते हैं। वह कोजिरो के पास आने लगते हैं और कई हमले करते हैं, लेकिन कोजिरो उन सभी को एक पल में आसानी से रोक देते हैं। वह ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोजिरो अब भी अपने दिमाग में एक शून्य इमेजेस ऑफ डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वह पोसाइडन के सभी मूव्स को देख पा रहे हैं। इस पल में पोसाइडन सीटी बजाना शुरू करते हैं। यह हमला इतना तेज़ है कि कोजिरो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। इस पल में पोसाइडन के चेहरे पर एक स्मग लुक होता है और वह कहते हैं, क्या हुआ? मैंने सोचा था कि तुम अपने प्रतिद्वंद्वी के मूव्स को पढ़ सकते हो। पोसाइडन कोजिरो पर एम्परर टाइड अटैक का इस्तेमाल करते हैं। गॉड्स अभी भी कोजिरो के बचाव से हैरान हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि एक साधारण व्यक्ति एक गॉड के बराबर के स्तर तक पहुंच सकता है। कोजिरो प्रकाश की गति से पोसाइडन के सभी हमलों को रोक सकते हैं। अचानक कोजिरो काउंटर अटैक करने की पहल करते हैं और एक तेज तलवार के वार के बाद कोजिरो फिर अपने तलवार वाले हाथ को पलटते हैं। यह एक गुप्त तकनीक है, लेकिन पोसाइडन की ज़बरदस्त ताकत के सामने यह पूरी तरह से बेकार है। पोसाइडन ने तलवार को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और मानवता ने सारी उम्मीदें खो दी। फिर हमें कोजिरो का एक क्विक फ्लैशबैक सीन मिलता है जिसमें वह अपने आखिरी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहे थे। उसका नाम मुसाशी मियामोतो था, एक महान सोर्ड्समैन। वह उनके साथ सूर्य के नीचे नंबर 1 बनने की ट्रेनिंग का आनंद याद करते हैं। इसके बाद अपने जीवन में पहली बार उन्होंने जीत के लिए जोर लगाया। वह अपनी टूटी हुई तलवार के साथ एक बार फिर खड़े हुए और वैल्किरी वेपन रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें 2 तलवारें देती है। नई तलवारों के साथ कोजिरो अपनी पूरी ताकत से पोसाइडन पर हमला करते हैं। उन सभी एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने अपने समय के महान स्वॉर्ड्समैन से हासिल किए थे और पोसाइडन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। यह पहली बार था जब समुद्र के एक गॉड को एक इंसान की ताकत से मारा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।